नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप स्टोरी टेलर में, जहां कहानियां होती हैं डर से भी ज्यादा खौफनाक। अगर आप भी रहस्यमयी और सच्ची डरावनी कहानियों के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी हो सकती है और हो सकता है उसमें आप हों। दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है, उम्र यही कोई 30 साल होगी और मैं देश की उस राजधानी में रहता हूं जो कभी सोती नहीं, सहारनपुर। वैसे तो मेरा परिवार उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता है, लेकिन मेरे दादाजी सालों पहले काम की तलाश में इस माया नगरी में आए थे और फिर यहीं के होकर रह गए। मैं भी यहीं पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा। पेशे से मैं एक कार ड्राइवर हूँ। अपनी एक 7 सीटर गाड़ी चलाता हूँ, जिसे लोग अक्सर लंबी यात्राओं के लिए बुक करते हैं। ड्राइविंग का पेशा मैंने शौक से नहीं बल्कि मजबूरी में चुना था। मेरे सपने तो कुछ और ही थे। मैं पढ़ लिखकर कोई सरकारी अफसर बनना चाहता था, जिसके लिए मैंने सालों तक मेहनत भी की। दिन रात एक करके किताबें पढ़ता, कोचिंग जाता, लेकिन शायद मेरी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कई कोशिशों के बाद भी जब सफलता हाथ नहीं लगी और जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगा, तो मुझे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी। पिताजी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाते थे, जिससे घर का गुजारा तो हो जाता था, लेकिन मेरे छोटे भाई बहनों की पढ़ाई और घर के दूसरे खर्चों के लिए और पैसों की जरूरत थी। ऐसे में मैंने अपनी जमा पूंजी और कुछ दोस्तों से उधार लेकर ये गाड़ी खरीद ली और इसे टैक्सी के तौर पर चलाना शुरू कर दिया। आज मुझे ये काम करते हुए लगभग 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में मैंने ना जाने कितने शहरों की धूल छानी है, ना जाने कितनी रातें सड़कों पर गुजारी हैं। मैं हमेशा से थोड़ा सतर्क और वहमी किस्म का इंसान रहा हूँ। रात के सफर में सुनसान सड़कों से गुजरते हुए मन में अजीब अजीब ख्याल तो आते थे, लेकिन कभी मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं हुई थी जिसे मैं अलौकिक या डरावना कह सकूं। मैं भूतों प्रेतों की कहानियां सुनता तो था, लेकिन उन पर पूरी तरह यकीन नहीं करता था। मुझे लगता था कि ये सब मन का वहम है, लेकिन मैं कितना गलत था, इस बात का एहसास मुझे उस एक रात ने कराया। एक ऐसी रात जिसने मुझे न सिर्फ डर के उस स्तर से मिलवाया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, बल्कि मुझे इस दुनिया के उस स्याह पहलू से भी रूबरू करवाया जिसके बारे में जानकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। उस एक घटना ने मुझे ये सिखा दिया कि इंसान का सोचा हुआ कभी पूरा नहीं होता और जिंदगी अगले पल क्या मोड़ लेगी इसका कोई भरोसा नहीं। उस दिन के बाद से मैं समझ गया कि हम जो देखते हैं दुनिया सिर्फ उतनी ही नहीं है। इस चमक दमक के पीछे एक और दुनिया भी है जो अंधेरे में सांस लेती है और बेहद खतरनाक है। अगर उस रात में बचना गया होता तो आज अपनी ये आप बीती आपको सुनाने के लिए जिंदा न होता। ये बात आज से लगभग 1.5-2 साल पहले की है। मानसून का मौसम अपने चरम पर था। सहारनपुर की बारिश तो आप जानते ही हैं, एक बार शुरू हो जाए तो हफ्तों तक रुकने का नाम नहीं लेती। उन दिनों काम धंधा भी थोड़ा मंदा चल रहा था। लगातार बारिश की वजह से लोग बाहर निकलने से बच रहे थे और लंबी दूरी की बुकिंग तो लगभग बंद ही थी। मैं भी दिन भर घर पर बैठा मक्खियां मार रहा था। शाम का वक्त था, बाहर अभी भी रिमझिम बारिश हो रही थी। मैं चाय की चुस्कियां लेते हुए सोच रहा था कि इस महीने घर का खर्च कैसे चलेगा। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर शर्मा जी का नाम चमक रहा था। शर्मा जी हमारे ही इलाके के एक पुराने ड्राइवर थे, जिनका टूर एंड ट्रेवल्स का छोटा मोटा काम भी था। वो अक्सर मुझे बुकिंग दिलवाते थे। मैंने फोन उठाया। हाँ जी शर्मा जी, कैसे याद किया? दूसरी तरफ से उनकी घबराई हुई सी आवाज आई। अरे अश्विन, कहाँ है तू? एक बुकिंग लेगा क्या? मैंने कहा, काम तो कुछ है नहीं, ले ही लूंगा। बताइए कहाँ की बुकिंग है और कितने लोग हैं? शर्मा जी ने कहा, देख भाई, बुकिंग लंबी है, चित्रदुर्ग की और 5 सवारियां हैं। पार्टी कोई रिसर्चर वगैरह हैं, किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, पैसा अच्छा दे रहे हैं। चित्रदुर्ग का नाम सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। मैंने कहा, शर्मा जी, सहारनपुर से चित्रदुर्ग ट्रेन या फ्लाइट से जाना ज्यादा आसान और सस्ता पड़ता है। वो लोग कार से इतना लंबा सफर क्यों करना चाहते हैं? शर्मा जी ने जवाब दिया, वही तो मैं भी कह रहा था, पर वो लोग कह रहे हैं कि उनका रिसर्च का काम है, उन्हें रास्ते में कई जगहों पर रुकना पड़ेगा, कुछ पुराने खंडहरों और सुनसान इलाकों में सर्वे करना है। इसीलिए उन्हें एक बड़ी और आरामदायक गाड़ी चाहिए जो उनके साथ पूरे रास्ते रहे, और वो लोग दिन के हिसाब से पैसा दे रहे हैं, ऊपर से टिप भी अच्छी देंगे। मैंने तो मना कर दिया क्योंकि मेरी गाड़ी सर्विसिंग पर है। सोचा तुझसे पूछ लूं, अगर हाँ करे तो बात पक्की करूं। पैसों की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया। जरूरत तो मुझे ही थी। मैंने मन में हिसाब लगाया, अगर 10-12 दिन का भी टूर बन गया तो अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। मैंने पूछा, ठीक है शर्मा जी, मैं तैयार हूँ, लेकिन निकलना कब है और कहाँ से पिकअप करना है? शर्मा जी ने जो कहा उसे सुनकर मेरा माथा ठनका। उन्होंने कहा, पिकअप आज रात को ही करना है, ठीक 1 बजे, और पता मैं तुझे मैसेज कर रहा हूँ।
मैंने हैरानी से कहा, रात के 1 बजे? इतनी जल्दी क्या है, सुबह भी तो निकल सकते हैं। शर्मा जी ने कहा, अरे यार, मैंने कहा ना कि वो लोग थोड़े अजीब हैं। कह रहे थे कि उनका काम रात के अंधेरे में ही होता है। अब हमें क्या लेना देना, अपने को तो अपने काम और पैसों से मतलब है, बस तू टाइम पर पहुंच जाना। ये कहकर शर्मा जी ने फोन काट दिया। मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। रात के 1 बजे का पिकअप, अजीब से रिसर्चर, सुनसान जगहों पर जाने की बात, ये सब कुछ बहुत अटपटा लग रहा था। एक पल को मन हुआ कि शर्मा जी को फोन करके मना कर दूं, लेकिन फिर घर की आर्थिक तंगी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया। मैंने सोचा कि शायद अमीर लोगों के शौक ही ऐसे होते होंगे, मैं खामखा वहम कर रहा हूँ। थोड़ी देर में मेरे फोन पर शर्मा जी का मैसेज आ गया। उसमें एक पता लिखा हुआ था। पता सहारनपुर के बाहरी इलाके कालीगंज की किसी पुरानी और अनसुनी सी कॉलोनी का था। मैंने मैप्स पर लोकेशन चेक की तो मेरे घर से वहां पहुंचने में ही लगभग 1.5 से 2 घंटे लगने थे। खैर, मैंने खुद को समझाया और तैयारी में लग गया। रात का खाना खाकर मैंने अपनी गाड़ी को अच्छी तरह से चेक किया, तेल पानी सब देखा और ठीक 11 बजे मैं उस पते के लिए निकल पड़ा। सहारनपुर की सड़कें रात में भी जागती रहती हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं शहर के मुख्य इलाकों को पीछे छोड़कर कालीगंज की तरफ बढ़ रहा था, सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही कम होती जा रही थी। बारिश अब भी रिमझिम हो रही थी, जिससे माहौल और भी ज्यादा सुनसान लग रहा था। गाड़ी के वाइपर शीशे पर जमा होती पानी की बूंदों को हटाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और उनकी किर्र किर्र की आवाज रात के सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। लगभग रात के 12 बजे मैं गूगल मैप्स की मदद से उस कॉलोनी में पहुंचा। जैसा मैंने सोचा था, वो एक बहुत ही पुरानी और वीरान सी जगह थी। सड़कें टूटी फूटी थी और स्ट्रीट लाइटें या तो बंद थी या टिमटिमा रही थी। मकान भी काफी पुराने और एक दूसरे से दूरी पर बने हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ ज्यादा लोग नहीं रहते। मुझे उस पते वाले मकान को ढूंढने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। आखिरकार एक अंधेरी गली के आखिर में मुझे वो मकान नंबर दिखा। मकान किसी पुरानी हवेली जैसा लग रहा था, जिसके चारों तरफ बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई थी। गेट पर जंग लगा हुआ था और दीवारों पर कई जमी हुई थी। पूरे मकान में घोर अंधेरा था। किसी एक खिड़की से भी रोशनी की एक लकीर तक नहीं आ रही थी। उस जगह को देखकर ही मेरे मन में एक सिहरन सी दौड़ गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि सहारनपुर जैसे शहर में भी ऐसी भूताहा जगह हो सकती है। मैंने अपनी गाड़ी मकान के ठीक सामने रोकी और घड़ी में टाइम देखा। रात के 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे। मैंने सोचा कि हॉर्न बजाकर उन्हें सूचित कर दूं, लेकिन फिर लगा कि शायद वे खुद ही बाहर आ जाएंगे। मैंने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और इंतजार करने लगा। 10 मिनट गुजर गए। जब 1:30 बज गए और कोई बाहर नहीं आया तो मुझे थोड़ी झुंझलाहट हुई। मैंने गाड़ी से उतरकर हॉर्न बजाने का फैसला किया। जैसे ही मैं गाड़ी का दरवाजा खोलने वाला था, उस पुरानी हवेली का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा एक चरमराती हुई आवाज के साथ खुला। उस आवाज ने रात के सन्नाटे में मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी। दरवाजे के पीछे से एक लंबा और दुबला पतला आदमी बाहर निकला। उसने एक लंबा सा काला ओवरकोट पहन रखा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसकी चाल में एक अजीब सी अकड़ थी। वो धीरे धीरे चलकर मेरी गाड़ी के पास आया और ड्राइवर साइड की खिड़की पर हल्के से खटखटाया। मैंने डरते डरते शीशा नीचे किया। उस आदमी का चेहरा चांद की हल्की रोशनी में भी बहुत अजीब और भावहीन लग रहा था। उसकी आंखें गहरी और धसी हुई थी। उसने एक बहुत ही शांत और सपाट आवाज में पूछा, अश्विन? मैंने हाँ में सिर हिलाया। उसने कहा, हम तैयार हैं, सामान रखवाना है। ये कहकर वो वापस मुड़ा और हवेली की तरफ चला गया। थोड़ी ही देर में दरवाजे से 4 और लोग बाहर निकले। उनमें 2 पुरुष और 2 महिलाएं थीं। वे सब भी काले या गहरे रंग के कपड़ों में थे और उनके चेहरे पर भी कोई भाव नहीं था। वे सब चुपचाप एक कतार में खड़े हो गए, जैसे किसी अनुष्ठान का हिस्सा हों। फिर उन 2 आदमियों ने हवेली के अंदर से बड़े बड़े काले रंग के ट्रंक निकालने शुरू किए। वो कुल 5 ट्रंक थे, जो दिखने में बहुत भारी लग रहे थे। मैंने सोचा कि एक ड्राइवर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी मदद करूं। मैं गाड़ी से उतरा और एक आदमी की तरफ बढ़ा जो एक ट्रंक को घसीट कर ला रहा था। मैंने कहा, लाइए, मैं मदद कर देता हूं। ये कहकर मैंने उस ट्रंक के हैंडल को पकड़ा और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, ट्रंक अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। मुझे ऐसा लगा जैसे वो जमीन से चिपका हुआ हो या उसके अंदर किसी ने लोहा भर दिया हो। मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी। मेरे हाथ कांपने लगे, लेकिन मैं उसे हिला भी नहीं पाया। मुझे बहुत ज्यादा हैरानी हुई और थोड़ी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। जिस आदमी के साथ मैं वो ट्रंक उठाने की कोशिश कर रहा था, उसने मेरी तरफ एक अजीब सी मुस्कान के साथ देखा और बिना कुछ कहे बड़ी ही आसानी से अकेले ही उस ट्रंक को ऐसे उठा लिया जैसे वो रुई का बना हो। उसने उसे ले जाकर गाड़ी की डिग्गी के पास रख दिया। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। एक सामान्य कदकाठी का आदमी इतने भारी ट्रंक को अकेले कैसे उठा सकता है, जिसे उठाने में मेरे पसीने छूट गए थे।
इसके बाद मैंने देखा कि दूसरे आदमी ने भी ठीक उसी तरह बाकी के 2 ट्रंक अकेले उठा लिए। ये देखकर मेरा शक और भी गहरा हो गया। इन लोगों में जरूर कुछ तो असामान्य था। मैंने फैसला किया कि मैं चुपचाप अपना काम करूंगा और ज्यादा सवाल जवाब नहीं करूंगा। उन्होंने सारे ट्रंक गाड़ी की डिग्गी में और छत पर लगे कैरियर पर रखवा दिए। सामान इतना ज्यादा था कि मेरी 7 सीटर गाड़ी पूरी तरह से भर चुकी थी। गाड़ी के पिछले टायर बोझ से काफी नीचे दब गए थे। इसके बाद वे लोग एक एक करके गाड़ी में बैठने लगे। 2 आदमी और 1 महिला पीछे वाली सीट पर बैठ गए। दूसरी महिला, जिसकी उम्र ज्यादा लग रही थी और जिसके चेहरे पर कुछ ज्यादा ही गंभीरता थी, वो मेरे बराबर वाली फ्रंट सीट पर आकर बैठ गई। ये भी मुझे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि आमतौर पर घर के पुरुष ही आगे बैठना पसंद करते हैं। जो पहला आदमी मुझसे बात करने आया था, वो बीच वाली सीट पर अकेला बैठ गया। किसी ने भी आपस में एक शब्द भी नहीं कहा। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी और ठंडक भर गई थी, जबकि मैंने एसी भी नहीं चलाया था। मैंने एक गहरी सांस ली। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि मेरा ये डर जल्द ही एक ऐसी हकीकत में बदलने वाला है जो मेरी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। गाड़ी अब सहारनपुर मंगलकोट हाईवे पर रफ्तार पकड़ चुकी थी। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। शहर की चकाचौंध बहुत पीछे छूट चुकी थी और अब हाईवे के दोनों तरफ घना अंधेरा था, जिसे मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स चीरने की नाकाम कोशिश कर रही थी। बारिश अब हल्की फुहारों में बदल चुकी थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी। गाड़ी के अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा ठंडा और बोझिल था। मेरे 5 यात्री किसी पत्थर की मूरत की तरह चुपचाप और स्थिर बैठे थे। उनकी चुप्पी साधारण चुप्पी नहीं थी, ये एक भारी दमनकारी चुप्पी थी, ऐसी चुप्पी जो कानों में शोर करती है। मैंने अपनी नजरें सड़क पर जमाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन मेरा दिमाग किसी अनियंत्रित पतंग की तरह यहां वहां उड़ रहा था। वो पुरानी भूता हवेली, वो झंग लगा गेट और सबसे बढ़कर वो अविश्वसनीय रूप से भारी ट्रंक। जिस आसानी से उस आदमी ने उस ट्रंक को उठाया था, वो दृश्य बार बार मेरी आंखों के सामने घूम रहा था। कोई इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, ऐसा नहीं कर सकता। ये भौतिकी के नियमों के खिलाफ था। मैं खुद को बार बार समझा रहा था कि शायद मैं थक गया हूं, शायद मुझसे कोई गलती हुई है। हो सकता है उन ट्रंकों में पहिए लगे हों जिन्हें मैंने अंधेरे में नहीं देखा। मेरा दिमाग हर तरह के तर्क गढ़ रहा था, सिर्फ इसीलिए ताकि वो सच को स्वीकार करने से बच सके जो मेरा दिल महसूस कर रहा था कि कुछ बहुत ज्यादा गलत है। इस असहनीय खामोशी को तोड़ने के लिए मैंने बात करने की कोशिश की। मैंने अपने गले को साफ किया और सामने बैठी उस उम्रदराज महिला से पूछा, मैडम, आप लोगों का रिसर्च किस विषय पर है, अगर मैं पूछ सकता हूं तो? उस महिला ने अपना सिर भी नहीं घुमाया, बस सामने अंधेरे में घूरते हुए एक सपाट और रूखी आवाज में जवाब दिया, ऐसी चीजों पर जो तुम्हारी समझ से बाहर है। उसका जवाब किसी सीधे तमाचे जैसा था। मैं चुप हो गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं दोबारा कुछ पूछूं। थोड़ी देर बाद, शायद नींद को भगाने के लिए या शायद माहौल को थोड़ा हल्का करने की एक और नाकाम कोशिश में, मैंने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। रेडियो पर कोई पुराना हिंदी गाना बज रहा था। मैंने आवाज बहुत धीमी रखी थी ताकि उन्हें कोई परेशानी न हो। गाना खत्म हुआ और उसके बाद उद्घोषक की आवाज आई और फिर गणपति बप्पा की आरती शुरू हो गई। सुख करता दुख करता वार्ता विघ्नाची के स्वर जैसे ही गाड़ी में गूंजे, एक अजीब सी घटना हुई। मेरे बराबर में बैठी उस महिला के मुंह से एक हल्की सी फुसफुसाने जैसी आवाज निकली। ये आवाज किसी जानवर के गरजने और सांप जैसी फुफकार का मिश्रण थी। एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान के गले से नहीं निकल सकती। मैं इतना चौंक गया कि मेरा पैर एक पल के लिए ब्रेक पर चला गया। मैंने डर के मारे उसकी तरफ देखा। उसका चेहरा अब भी भावहीन था, लेकिन उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें जल रही थीं। उनमें एक लाल रंग की घृणा से भरी चमक थी। उसने अपना सिर धीरे से मेरी तरफ घुमाया और उस बर्फ जैसी ठंडी, किसी छुरी की तरह चुभने वाली आवाज में कहा, ये शोर बंद करो। अभी उसकी आवाज में धमकी नहीं थी, आदेश था। एक ऐसा आदेश जिसे टाला नहीं जा सकता था। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हड़बड़ी में म्यूजिक सिस्टम को बंद कर दिया। सिस्टम के बंद होते ही गाड़ी में फिर से वही मौत जैसी खामोशी छा गई। मैंने हिम्मत करके पीछे की सीटों पर बैठे लोगों को रियर व्यू मिरर में देखा। वे सभी पांचों के पांचों मुझे ही घूर रहे थे। उनकी आंखों में वही अजीब सी निर्दयी चमक थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो। मेरा पूरा शरीर डर से ठंडा पड़ गया था। ये वहम नहीं था, ये मेरी थकी हुई आंखों का धोखा नहीं था। ये हकीकत थी, एक भयावह हकीकत। अब मैं गाड़ी नहीं चला रहा था, मैं बस किसी रोबोट की तरह स्टीयरिंग व्हील पकड़े बैठा था। मेरा दिमाग शून्य हो चुका था। अगले 2 घंटे कैसे बीते मुझे पता नहीं चला। सुबह के 4 बजने वाले थे और पूरब के आसमान में अंधेरे की चादर थोड़ी हल्की होने लगी थी।
भोर की पहली किरण फूटने से पहले का जो समय होता है वो शुरू हो चुका था और जैसे जैसे बाहर रोशनी बढ़ रही थी मुझे अपनी गाड़ी के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। मेरे यात्रियों में एक अजीब सी हरकत शुरू हो गई थी। वे अपनी सीटों पर हल्के हल्के हिल रहे थे जैसे किसी चीज से परेशान हो। तभी सामने बैठी महिला ने फिर से आदेश दिया, गाड़ी रोको, कोई होटल या रुकने की जगह देखो तुरंत। मैंने कहा, मैडम मंगलकोट पहुंचने में बस 1-1.5 घंटा ही बाकी है, हम वहां चलकर अच्छा होटल ले सकते हैं। उसने मेरी बात काट दी। उसकी आवाज में अब एक अजीब सी तात्कालिकता थी। मैंने कहा, यहीं रुको, हम दिन की रोशनी में सफर नहीं करते। ये वाक्य मेरे कानों में किसी खतरे की घंटी की तरह बजा। हम दिन की रोशनी में सफर नहीं करते, ये कैसा रिसर्च था? ये कैसे लोग थे मेरे पास? सवाल करने का कोई विकल्प नहीं था। मैंने हाईवे के किनारे नजरें दौड़ानी शुरू कर दी। थोड़ी दूर पर मुझे एक छोटे से पुराने से होटल का बोर्ड दिखाई दिया, सवेरा लॉज। मैंने गाड़ी को लॉज के सामने पार्किंग में लगा दी। जैसे ही गाड़ी रुकी वे सब किसी स्प्रिंग की तरह दरवाजे खोलकर बाहर निकल गए। वे ऐसे खड़े थे जैसे सूरज की रोशनी उनके शरीर को जला देगी। पहले वाले दुबले पतले आदमी ने पीछे की डिग्गी खोली। उसने अंदर से एक ट्रंक निकालने की कोशिश की। मैंने सोचा कि शायद इसमें उनके जरूरी कागजात या कपड़े होंगे। मैंने फिर से मदद करने की पेशकश की, लाइए मैं निकल देता हूं। उस आदमी ने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे मैं कोई कीड़ा मकोड़ा हूं। उसने मुझे हाथ से पीछे हटने का इशारा किया और फिर उसने उस भारी लोहे जैसे ट्रंक को अपने एक हाथ से उठाया। जी हां, सिर्फ एक हाथ से, और उसे उठाकर चल पड़ा जैसे उसने कोई हल्का सा अटैची केस उठाया हो। लॉज का एक कर्मचारी जो बाहर खड़ा ये सब देख रहा था, उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और मैं बस जड़वत खड़ा उस अविश्वसनीय दृश्य को देखता रहा। मेरे सारे शक, सारे वहम, सब कुछ सच साबित हो चुका था। ये लोग इंसान नहीं थे, या अगर थे तो सामान्य इंसान बिल्कुल नहीं थे। वो महिला मेरे पास आई। उसने अपने पर्स से पैसों की एक गड्डी निकाली जिसमें से कुछ नोट निकालकर मेरे हाथ में थमा दिए। फिर उसने 500 रुपए का एक नोट अलग से मेरी तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह तुम्हारे खाने पीने के लिए है। हमने 2 कमरे लिए हैं, हम आराम करेंगे। जब सूरज पूरी तरह डूब जाएगा हम तभी बाहर आएंगे। तब तक हमारे कमरों के पास भी मत आना और गाड़ी के पास ही रहना, समझे? ये कहकर वो और बाकी लोग उस लॉज के अंदर चले गए। मैं वहीं पार्किंग में अपनी गाड़ी के पास अकेला खड़ा रह गया। सुबह हो चुकी थी, पक्षी चहचहा रहे थे, हाईवे पर गाड़ियां गुजर रही थीं, दुनिया सामान्य रूप से चल रही थी। लेकिन मेरी दुनिया उस एक रात में पूरी तरह से बदल चुकी थी। मैंने पूरा दिन किसी बेचैन रूह की तरह बिताया। कुछ देर गाड़ी में बैठा रहता, फिर पास के ढाबे पर जाकर चाय पी आता। भूख तो जैसे मर ही चुकी थी। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या करूं? क्या मैं यहां से भाग जाऊं, गाड़ी लेकर सीधा सहारनपुर वापस चला जाऊं और पुलिस को सब कुछ बता दूं? लेकिन पुलिस मेरी बात पर यकीन करेगी। वे कहेंगे कि मैं पागल हो गया हूं। वे उन लोगों से पूछताछ करेंगे और मुझे पूरा यकीन था कि ये लोग इतने शातिर थे कि वे किसी भी चीज को साबित नहीं होने देते। और फिर पैसों का लालच। मुझे पता था कि अगर मैं ये बुकिंग पूरी करूंगा तो मुझे बहुत अच्छे पैसे मिलेंगे, जिससे मेरी कई मुश्किलें हल हो सकती थी। मैं लालच और डर के बीच फंसा हुआ था। दोपहर में मैं हिम्मत करके लॉज के रिसेप्शन पर गया। वहां एक अधेड़ उम्र का मैनेजर बैठा था। मैंने उससे पीने के लिए पानी मांगा और यूं ही बातों बातों में पूछ लिया, साहब, जो लोग सुबह कमरा नंबर 104 और 105 में रुके हैं, बड़े अजीब से लोग, कोई परेशानी तो नहीं हुई? मैनेजर ने मेरी तरफ शक की निगाह से देखा और फिर धीमी आवाज में बोला, अजीब? साहब, अजीब तो बहुत छोटा शब्द है। जब वो रजिस्टर में एंट्री कर रहे थे तो उनमें से एक ने जब पेन पकड़ा तो उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था, बिल्कुल किसी मुर्दे जैसा। और दस्तखत? अरे साहब, वो दस्तखत नहीं थे, कोई पुरानी भाषा की लिखावट थी, जैसे कोई निशान बना दिया गया हो। और उन्होंने आते ही कहा कि उन्हें ऐसे कमरे चाहिए जिनमें मोटी खिड़कियां हों और सूरज की रोशनी बिल्कुल अंदर ना आए। पूरा पैसा एडवांस में कैश दिया और कहा कि शाम तक उन्हें कोई भी डिस्टर्ब न करे। मैनेजर की बातें सुनकर मेरे रहे सहे संदेह भी दूर हो गए। मेरे शरीर में डर की एक लहर दौड़ गई। ये लोग यकीनन कोई खतरनाक चीज थे। शाम ढलने लगी। जैसे जैसे सूरज पश्चिम में डूब रहा था और आसमान का रंग नारंगी से बदलकर गहरा नीला होने लगा, मेरी बेचैनी बढ़ने लगी। ठीक उसी वक्त जब अंधेरा पूरी तरह से छा गया, लॉज के दरवाजे खुले और वे पांचों बाहर निकले, बिल्कुल उसी तरह, शांत, चुपचाप और डरावने। उन्होंने अपना सामान वापस गाड़ी में रखा और बिना एक शब्द कहे अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। सामने बैठी महिला ने सिर्फ इतना कहा, चलो। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी स्टार्ट की। अब हम वापस हाईवे पर थे।
लगभग आधे घंटे तक हाईवे पर चलने के बाद उस दुबले पतले आदमी ने, जो अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, पहली बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज बहुत गहरी और खुरदुरी थी, जैसे कोई सालों से बोला ना हो। उसने कहा, आगे से दाईं तरफ मुड़ जाना, एक पुराना रास्ता है, हमें वहां एक जगह का मुआयना करना है। मैंने देखा, दाईं तरफ एक बहुत ही संकरी और टूटी फूटी सड़क जा रही थी, जिसके मुहाने पर स्टेट हाईवे 42 का झंग लगा बोर्ड था। यह रास्ता पूरी तरह से वीरान लग रहा था। मैंने कहा, लेकिन साहब यह रास्ता बंद लग रहा है और यह हमें चित्रदुर्ग से और दूर ले जाएगा। उसने सिर्फ इतना कहा, जैसा कहा है वैसा करो। मेरे पास कोई चारा नहीं था। मैंने गाड़ी को उस वीरान सड़क पर मोड़ दिया। यह सड़क किसी जंगल के बीच से गुजर रही थी। दोनों तरफ इतने घने और ऊंचे पेड़ थे कि उनकी डालियां ऊपर मिलकर एक छत बना रही थी, जिससे चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ घना अंधेरा था। मेरी हेडलाइट्स की रोशनी ही हमारा एकमात्र सहारा थी। उस सड़क पर कोई और गाड़ी तो क्या, कोई इंसान या जानवर तक नजर नहीं आ रहा था। हम उस डरावनी सड़क पर लगभग 1 घंटा चल चुके होंगे। मैं अपनी पूरी एकाग्रता से गाड़ी चला रहा था। तभी अचानक एक झटका लगा। गाड़ी का इंजन खांसा और फिर बंद हो गया। हेडलाइट्स बंद हो गई। म्यूजिक सिस्टम, जिसे चलाने की मेरी हिम्मत नहीं थी, बंद हो गया। गाड़ी में लगा छोटा सा डिजिटल क्लॉक भी बंद हो गया। हम पूर्ण एब्सोल्यूट अंधेरे और खामोशी में डूब गए। मैंने घबराहट में कई बार चाबी घुमाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गाड़ी पूरी तरह से मर चुकी थी। लगता है बैटरी में कोई दिक्कत आ गई है, मैंने कांपती आवाज में कहा। मेरे यात्रियों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे सब चुपचाप बैठे थे, लेकिन ये चुप्पियां पहले से ज्यादा भयावह थी। इसी खामोशी में मुझे एक आवाज सुनाई दी, एक बहुत ही हल्की आवाज, खरोंचने की आवाज, जैसे कोई अपने लंबे नाखूनों से गाड़ी की। मेरे डर और आश्चर्य के बीच उन्होंने उन सभी भारी ट्रंक्स को बड़ी आसानी से उतार लिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कोई गत्ते के डिब्बे उठा रहे हों। उन्होंने मुझे इशारा किया कि मैं उनके पीछे पीछे चलूं। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मौत के डर से मेरे पैर अपने आप उनके पीछे घिसटते हुए चलने लगे। हम हाईवे की सड़क को छोड़कर उस घने काले जंगल के अंदर जा रहे थे। पेड़ों की वजह से जमीन पर इतना अंधेरा था कि मुझे अपने आगे चल रहे उन लोगों के सिर्फ धुंधले आकार ही दिख रहे थे। लगभग 15-20 मिनट तक उस डरावने जंगल में चलने के बाद हम एक अजीब सी खुली जगह पर पहुंचे। ये जगह किसी मैदान की तरह थी, लेकिन ये प्राकृतिक नहीं लग रही थी। ऐसा था मानो यहाँ के पेड़ भी इस जमीन पर उगने से डरते हों। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा और ठहराव था। वहां पहुंचकर उन्होंने उन ट्रंक्स को जमीन पर रखा। एक ट्रंक में से उन्होंने कुछ सामान निकाला। ये सामान्य कैंपिंग का सामान नहीं था। उसमें कुछ छोटे काले रंग के टेंट तो थे, लेकिन साथ ही कुछ बहुत ही पुराने और अजीब से दिखने वाले औजार भी थे, जो किसी गहरे जंग लगे धातु से बने थे। उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला और बड़ी ही तेजी और कुशलता से वो 5 टेंट लगा दिए, जैसे वे सालों से यही काम करते आ रहे हों। जब टेंट लग गए तो वो बूढ़ी औरत मेरे पास आई। उसने कहा, हमें भूख लगी है, अब खाने की तैयारी होगी। ये सुनकर मेरा दिल और जोर से धड़कने लगा। इस वीरान जंगल में खाने की तैयारी? क्या खाने की? उसका इशारा पाते ही वो दुबला पतला आदमी और एक और आदमी सबसे बड़े वाले और सबसे ज्यादा ठंडे ट्रंक की तरफ बढ़े। उन्होंने उस ट्रंक के ताले खोले। एक क्लिक की आवाज उस सन्नाटे में बहुत जोर से गूंजी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अपनी आंखें बंद कर लूं, वहां से भाग जाऊं, लेकिन मैं जड़ हो चुका था। एक अजीब सी भयावह जिज्ञासा ने मुझे देखने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही ट्रंक का ढक्कन खुला, अंदर से भाप जैसी कोई चीज निकली और फिर मैंने जो देखा उसने मेरे दिमाग को शून्य कर दिया। ट्रंक के अंदर बड़े बड़े सील बंद प्लास्टिक के बैग रखे हुए थे, ठीक वैसे ही जैसे बायोलॉजिकल सैंपल रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर बैग काले थे, लेकिन एक बैग जो ऊपर की तरफ था थोड़ा पारदर्शी था और शायद ठीक से सील नहीं हुआ था। उस बैग के अंदर मैंने एक इंसान का हाथ देखा, एक औरत का पीला बेजान हाथ, जिसकी एक उंगली में सोने की एक पतली सी अंगूठी थी। उस एक झलक ने मेरे सारे वहम, सारे डर, सब कुछ साफ कर दिया। मैं एक चीख मारना चाहता था, लेकिन आवाज मेरे गले में ही फंस कर रह गई। मेरे पेट में एक तेज लहर उठी और मुझे उल्टी जैसा महसूस होने लगा। मैं समझ गया, ये नमूने, ये इंसानी शरीर थे। ये लोग सिर्फ अजीब नहीं थे, ये दरिंदे थे, आदमखोर थे। उन्होंने उस ट्रंक में से एक बड़ा सा कपड़े में लिपटा हुआ बंडल निकाला। उसे निकालने और संभालने का उनका तरीका इतना सहज और पेशेवर था, जैसे कोई कसाई अपने रोज के काम को अंजाम दे रहा हो। दूसरी तरफ दोनों औरतों ने एक छोटा सा पोर्टेबल स्टोव जलाया। जल्द ही कुछ पकने की गंध हवा में फैल गई, लेकिन वो किसी सामान्य खाने की गंध नहीं थी।
वो एक मीठी, भारी और जी मिचलाने वाली गंध थी जो मेरे नथनों में घुसकर मेरे दिमाग को परेशान कर रही थी। मैं एक पेड़ के तने से सटकर खड़ा, गाड़ी अभी अंधेरे जंगल की ओर ही बढ़ रही थी कि अचानक एक रेलवे फाटक सामने आ गया। गाड़ी खुद बहुत रुक गई, जबकि वहां कोई फाटक या सिग्नल नहीं था। चारों तरफ घना अंधेरा और दूर से आती ट्रेन की धीमी आवाज। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अश्विन को शीशे में एक बिना सिर वाली आत्मा दिखाई दी जो बस रियर व्यू मिरर में नजर आ रही थी। वो पसीने में भीग गया, पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये भ्रम नहीं था, वो कुछ कह रहा था, तुम्हें भी चिन्ह दिया गया है। फिर एक झटके से गाड़ी चालू हो गई और वो दृश्य गायब हो गया। तभी उन दो औरतों में से जो जवान थी वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। उसकी आंखों में वही ठंडक थी। उसने कहा, डर गए ड्राइवर? डरो मत, तुम हमारे मेहमान हो। खाना लगभग तैयार है, तुम्हें भी खाना चाहिए। ये एक बहुत ही खास व्यंजन है। उसका खास व्यंजन कहने का अंदाज इतना डरावना था कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। थोड़ी देर में उन्होंने खाना तैयार कर लिया। उन्होंने मुझे एक प्लेट में कुछ परोस कर दिया। मेरे हाथ इतने कांप रहे थे कि मैं प्लेट ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। मैंने उस मांस की तरफ देखा। उसका रंग गहरा था और वह रेशेदार लग रहा था। उसे देखकर और गंध से ही मेरा दम घुट रहा था। मैं जानता था कि अगर मैंने खाने से मना किया तो मेरा हश्र भी शायद इसी प्लेट में मौजूद उस बदनसीब इंसान जैसा होगा। वो पांचों एक घेरा बनाकर बैठ गए और बड़े ही अजीब तरीके से खाने लगे। वे आपस में उसी अजीब गठुरल भाषा में बात कर रहे थे जिसमें कुछ क्लिक और कुछ गले से निकलने वाली खुरदुरी आवाजें थी। तभी उस दुबले पतले आदमी ने, जो शायद उनका मुखिया था, मेरी तरफ देखा। उसने देखा कि मैंने अपनी प्लेट को छुआ तक नहीं है। वह हिंदी में बोला। उसकी आवाज शहद की तरह मीठी लेकिन जहर की तरह खतरनाक थी। क्या हुआ ड्राइवर, तुम्हें हमारी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई? तुम सोच रहे होगे कि हम कौन हैं, हम क्या करते हैं। मैं चुपचाप डरी हुई आंखों से उसे देखता रहा। उसने अपनी बात जारी रखी। हम संरक्षक हैं, हम चीजों को सहेजते हैं, हम लोगों को सहेजते हैं। ये दुनिया बहुत सी चीजों को फेंक देती है, बेकार समझ लेती है, हम बस उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। उसने अपनी प्लेट में रखे मांस के टुकड़े की तरफ इशारा किया, जैसे ये एक सेल्समैन था, बड़े बड़े वादे करता था, खोखले सपने दिखाता था। अब देखो, इसका एक मकसद है, ये हमें ऊर्जा दे रहा है। उसका हर एक शब्द किसी हथौड़े की तरह मेरे सिर पर पड़ रहा था। ये लोग सिर्फ हत्यारे या आदमखोर नहीं थे, ये कुछ और थे, कुछ ज्यादा पुराने, ज्यादा बुरे। ये इंसानों को किसी वस्तु की तरह देखते थे, किसी संसाधन की तरह। ये सब सुनना और देखना मेरी सहन शक्ति से बाहर था। मेरा सिर घूमने लगा, मेरे हाथ से प्लेट छूटकर जमीन पर गिर गई। मैं अपने आप को और नहीं रोक सका। मैं घिसटता हुआ, लड़खड़ाता हुआ उनसे पीछे हटने लगा। मेरे मुंह से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मेरा परिवार है, मेरे छोटे बच्चे हैं। मेरे ऐसा करते ही वे पांचों अचानक रुक गए। उन्होंने खाना छोड़ दिया और एक साथ अपना सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। और फिर वो हुआ जिसकी मैं सिर्फ कल्पना कर सकता हूँ। उन पांचों के चेहरे बदलने लगे, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। उनकी आंखें अब सिर्फ चमक नहीं रही थीं, वे किसी आग के अंगारे की तरह जल रही थीं। उनके मुंह और जबड़े फैलने लगे और जब वे मुस्कुराए तो उनकी मुस्कान किसी इंसान की नहीं थी। उनके होंठ खिंचकर कानों तक पहुंच गए और उनके मुंह में सामान्य दांतों की जगह लंबे नुकीले दांतों की कतारें नजर आ रही थीं। उनकी उंगलियां लंबी होकर किसी पंजे की तरह मुड़ गईं। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, इसने बहुत कुछ देख लिया है, ये इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वह किसी गहरी गुफा से आती हुई प्रतिध्वनि जैसी लग रही थी। यह सुनना था कि मैं अपनी सारी हिम्मत बटोरकर खड़ा हुआ और पीछे की तरफ भागा। अंधेरे जंगल में बिना ये जाने कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे पीछे उन पांचों के एक साथ खड़े होने की आवाज आई और फिर उनके भयानक अमानवीय ठहाकों की गूंज ने पूरे जंगल को भर दिया। वे मेरे पीछे आ रहे थे। मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था और वो अपना शिकार कर रहे थे। मेरे पीछे उन दरिंदों के अमानवीय ठहाकों की गूंज थी और मेरे सामने था एक अंतहीन काला जंगल। मैं अपनी जिंदगी के लिए दौड़ रहा था। ये कोई सामान्य दौड़ नहीं थी, ये डर की, हताशा की और मौत से बचने की एक अंधी दौड़ थी। मेरे फेफड़े जल रहे थे, सांसें किसी धौंकने की तरह चल रही थी, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। हर एक पल मुझे अपनी पीठ पर उनकी ठंडी मौत जैसी मौजूदगी का एहसास हो रहा था। जंगल किसी भूल भुलैया की तरह था। पेड़ इतने घने थे कि आसमान का एक टुकड़ा भी नजर नहीं आ रहा था। मैं अंधेरे में टहनियों से टकरा रहा था। नुकीले पत्थर मेरे पैरों में चुभ रहे थे और पेड़ों की सूखी जड़ें मुझे गिराने पर तुली थी। मेरे पीछे से आती आवाजें किसी भी इंसान को पागल करने के लिए काफी थी। वे सामान्य कदमों की आवाज नहीं थी, वह भारी अजीब कदमों से सूखी पत्तियों के कुचलने की आवाज थी।
बीच बीच में उनके गले से निकलती एक अजीब सी घुर्राहट थी और उनके वो भयानक ठहाके थे जो हवा में तैरकर मुंह तक पहुंच रहे थे। वे मेरे साथ खेल रहे थे, वे जल्दी में नहीं थे, वे इस शिकार का पूरा मजा लेना चाहते थे। दौड़ते दौड़ते जब मुझे लगा कि अब मेरा शरीर और जवाब नहीं देगा, तभी मेरी नजर एक विशाल पुराने बरगद के पेड़ पर पड़ी। उसकी जटाएं किसी सांप की तरह जमीन में धंसी हुई थी और उसकी जड़ों के नीचे एक छोटी सी गुफा जैसी खोखली जगह बन गई थी। ये एक डेस्परेट उपाय था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने खुद को उस अंधेरी नम जगह में किसी तरह घुसा लिया। अंदर कीड़ों और सड़ती लकड़ी की गंध थी, लेकिन उस वक्त मुझे वो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह लग रही थी। मैं अपनी सांसों को रोकने की कोशिश कर रहा था जो किसी तूफान की तरह चल रही थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे डर था कि वे उसकी आवाज सुनकर यहाँ पहुंच जाएंगे। कुछ ही पलों बाद मैंने उन्हें सुना। वे मेरे छिपने की जगह के बहुत करीब से गुजरे। वे अपनी उस अजीब गटरल भाषा में बात कर रहे थे। मैंने जड़ों के बीच बनी एक छोटी सी दरार से बाहर झांकने की हिम्मत की और मैंने जो देखा उससे मेरी आत्मा कांप गई। चांद की जो थोड़ी बहुत रोशनी पेड़ों से छन कर आ रही थी, उसमें मैंने उनमें से एक को साफ साफ देखा। उसका इंसानी रूप अब पूरी तरह जा चुका था। उसके हाथ पैर प्राकृतिक रूप से लंबे और पतले थे और वह किसी मकड़ी की तरह 4 पैरों पर झुका हुआ चल रहा था। उसकी पीठ पर हड्डी का एक उभार निकल आया था और उसका सिर अजीब कोण पर झुका हुआ था। वह कोई भूत प्रेत नहीं था, वह कोई शैतान था, कोई ऐसी चीज जिसके लिए इंसानी भाषा में कोई शब्द न बना हो। उस दृश्य ने मेरे अंदर के डर को और भी बढ़ा दिया, लेकिन साथ ही उसने कुछ और भी किया। उसने मेरे अंदर जीने की इच्छा को एक आग में बदल दिया। जैसे ही वे थोड़ा आगे बढ़े, मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अंधेरे में मेरी आंखों के सामने मेरे परिवार का चेहरा आ गया। मेरी पत्नी की मुस्कुराती हुई आंखें, मेरे 5 साल के बेटे का मासूम चेहरा, मेरे बूढ़े माँ बाप का चिंतित चेहरा। वे सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैं उन्हें ऐसे छोड़कर नहीं मर सकता। मैं इन दरिंदों का भोजन बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था। मुझे लड़ना होगा, मुझे यहां से निकलना होगा किसी भी कीमत पर। लेकिन कैसे? मैं इस घने जंगल में फंसा हुआ था, बिना किसी हथियार के, और मेरे पीछे 5 अमानवीय शिकारी पड़े थे। मैं उनसे लड़ नहीं सकता था, उनसे तेज भाग नहीं सकता था। मुझे उनकी कोई कमजोरी ढूंढनी होगी। और तभी मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। एक कमजोरी। मैंने उनकी एक कमजोरी देखी थी। मुझे गाड़ी का वो सीन याद आया, वो असहनीय चुप्पी, और फिर मेरा म्यूजिक सिस्टम चलाना, गणपति बप्पा की आरती, और उस बूढ़ी औरत की प्रतिक्रिया, उसका वो अमानवीय फुफकारना, उसकी आंखों में वो नफरत, उसका वो आदेश, ये शोर बंद करो। वह सिर्फ नाराजगी नहीं थी, वह झुंझुलाहट नहीं थी, वह तकलीफ थी। उस पवित्र ध्वनि ने उसे तकलीफ पहुंचाई थी। शायद उसकी मुस्कान कानों तक खींची थी और उसके नुकीले दांत अंधेरे में चमक रहे थे। वो अपनी जगह पर खड़ी थी, लेकिन ऐसे हिल रही थी जैसे कोई सांप अपने शिकार पर हमला करने से पहले करता है। मैं फंस चुका था, बिल्कुल अकेला। उसके और मेरी गाड़ी के बीच में समय जैसे रुक गया था। मैं और वो दरिंदा, हम दोनों एक दूसरे को घूर रहे थे। मेरे और मेरी जिंदगी की एकमात्र उम्मीद उस गाड़ी के बीच वो एक भयावह बाधा बनकर खड़ी थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ मेरी और उसकी सांसों की आवाज थी। उसकी सांसें एक अजीब सी सांप जैसी फुफकार थीं और मेरी सांसें डर से किसी थके हुए जानवर की तरह हाँफ रही थीं। उसने हमला नहीं किया, वो बस मुझे देख रही थी। अपनी उस भयानक मुस्कान के साथ वो मेरे डर का मजा ले रही थी। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज अब किसी गूंजती हुई कानाफूसी जैसी लग रही थी। तुम्हें पता है ड्राइवर, हमें शिकार से ज्यादा शिकार का डर पसंद है। तुम इंसानों का डर, वो तुम्हारे खून को एक अलग ही मिठास देता है। तुम्हारा ये कांपना, तुम्हारी ये चौड़ी आंखें, तुम्हारे दिल की ये तेज धड़कन, ये हमारे लिए किसी दावत से कम नहीं। उसका हर शब्द मेरे जहन में जहर की तरह उतर रहा था। मैं समझ गया, वे सिर्फ शारीरिक भूख के लिए नहीं मारते थे, वे आत्मा को भी खाते थे, डर को भी पीते थे। मेरा दिमाग बिजली की रफ्तार से चल रहा था। मैं जानता था कि बाकी 4 भी किसी भी पल यहाँ पहुंच सकते हैं। मुझे कुछ करना था, कुछ ऐसा जिसकी उसे उम्मीद न हो। मेरी नजरें जमीन पर पड़े एक नुकीले पत्थर पर गई। एक पागलपन भरा ख्याल मेरे दिमाग में आया। मैंने अपनी पूरी बची खुची हिम्मत को समेटा। मैंने एक जोरदार जंगली चीख मारी जो डर और गुस्से का मिला जुला रूप थी। उस चीख के साथ ही मैंने वो पत्थर उठाया और उसे उस दरिंदे पर नहीं, बल्कि उसकी साइड से घने जंगल के अंधेरे में पूरी ताकत से फेंक दिया। खटाक की आवाज के साथ वो पत्थर किसी पेड़ से टकराया। एक पल के लिए, सिर्फ एक पल के लिए उस दरिंदे का शिकारी स्वभाव जागा और उसने अनजाने में आवाज की दिशा में देखा। बस यही वो पल था, यही मेरा एकमात्र मौका था। मैं भागा, लेकिन मैं जंगल की तरफ नहीं, बल्कि सीधा उसकी तरफ, उस 50 मीटर की दूरी पर खड़ी अपनी गाड़ी की तरफ भागा। मैं उसके बहुत पास से गुजरा। उसे समझने में 1 सेकंड लगा कि मैंने क्या किया है। जब तक वो वापस मुड़ी, मैं उससे कुछ कदम आगे निकल चुका था।
उसके गले से गुस्से और धोखे की एक भयानक चीख निकली। उसे एक चीख ने जैसे पूरे जंगल को बहला दिया। वो मेरे पीछे लपकी। अब ये जिंदगी और मौत की एक छोटी सी दौड़ थी। मुझे अपने कानों में हवा के साथ साथ उसके तेज कदमों और लंबे नाखूनों के हवा को चीरने की आवाज सुनाई दे रही थी। मुझे महसूस हुआ कि उसके पंजे मेरी पीठ से कुछ इंच की दूरी पर हैं। मेरी जिंदगी का हर पल मेरी आंखों के सामने से गुजर गया। मैं गाड़ी के दरवाजे तक पहुंचा। मेरे हाथ बुरी तरह से कांप रहे थे। मैंने दरवाजे का हैंडल पकड़ने की कोशिश की। एक बार चूका, फिर दोबारा पकड़ा और उसे पूरी ताकत से खींचा। खट करके दरवाजा खुला। मैंने खुद को अंदर फेंका और अपनी पूरी जान लगाकर दरवाजा बंद कर दिया। दरवाजे के बंद होते ही उसके पंजों के धातु पर टकराने की एक भयानक खरोच की आवाज आई। मैं अंदर था। मैं सेफ था, कम से कम कुछ पलों के लिए। मैंने बिना एक पल गवाए सेंट्रल लॉक का बटन दबा दिया। ठक की आवाज के साथ गाड़ी के चारों दरवाजे लॉक हो गए। ये आवाज उस पल मुझे दुनिया का सबसे मधुर संगीत लगी। बाहर खड़ी उस डायन ने गुस्से में एक ऐसी चीख मारी जिसे सुनकर किसी के भी कान के पर्दे फट जाएं। ये उसके साथियों के लिए एक बुलावा था। उसने अपनी मुट्ठियों से ड्राइवर साइड की खिड़की पर पीटना शुरू कर दिया। हर एक वार इतना शक्तिशाली था कि पूरी गाड़ी हिल रही थी। मैं अपनी आंखों से देख सकता था कि शीशे पर मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगी थीं। जल्द ही बाकी चारों भी जंगल से निकल कर आ गए। उनके पूरी तरह से बदले हुए भयानक रूप अब मेरे सामने थे। उन्होंने मेरी गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया। अब वो सिर्फ पीट नहीं रहे थे, वे गाड़ी को पूरी ताकत से हिला रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी टिन के डिब्बे में बंद हूं और कुछ दैत्य उसे खिलौने की तरह हिला रहे हैं। मैंने घबराहट में इग्निशन की तरफ देखा। चाबी पहले से ही लगी हुई थी। मेरी किस्मत ने पहली बार मेरा साथ दिया था। मैंने एक गहरी सांस ली और चाबी घुमाई। डैशबोर्ड की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमा कर जली और फिर बुझ गई। मैंने फिर कोशिश की। इंजन से कोई आवाज नहीं आई, कुछ नहीं। बैटरी पूरी तरह से मर चुकी थी। ये मेरे लिए अंतिम झटका था। मेरी आशा का आखिरी किनला भी ढह गया। मैं एक चलती फिरती कब्र में बंद था जिसका ताबूत किसी भी पल टूट सकता था। बाहर से शीशे के टूटने की आवाजें तेज हो गई थी। मैं लगभग हार मान चुका था। मेरी आंखों में आंसू आ गए और तभी उन आंसुओं की धुंध के बीच मेरी नजर डैशबोर्ड पर पड़ी। ठीक म्यूजिक सिस्टम के ऊपर टेप से चिपका हुआ वो छोटा सा चांदी का AUM लॉकेट, मेरी माँ का दिया हुआ तोहफा। और मुझे फिर से याद आया मेरा प्लान। म्यूजिक सिस्टम। एक गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम चलाने के लिए इंजन स्टार्ट करने से बहुत कम पावर लगती है। क्या पता बैटरी में इतनी सी जान बाकी हो कि वो कुछ सेकंड के लिए ही सही उसे चला सके। बाहर खिड़की पर एक और जोरदार वार हुआ और शीशे का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर मेरी गोद में आ गिरा। अब या तो कभी नहीं। मैंने इग्निशन को छोड़ दिया। मेरे कांपते हुए हाथ म्यूजिक सिस्टम के पावर बटन की तरफ बढ़े। बाहर वे सब एक साथ चीख रहे थे, जीत की चीख। उन्हें लगा कि वो बस अंदर पहुंचने ही वाले हैं। मैंने अपनी आंखें बंद की, होठों पर जय हनुमान का नाम लिया और एक आखिरी पूरी आस्था के साथ इग्निशन में चाबी घुमा दी। एक पल की खामोशी और फिर इंजन ने एक खांसी खाई, फिर एक और फिर एक दहाड़ के साथ मेरी गाड़ी का इंजन जिंदा हो गया। हेडलाइट्स जल उठी और उनकी तेज रोशनी सीधे उन तड़पते हुए दरिंदों पर पड़ी। रोशनी और ध्वनि के उस दोहरे हमले से वे और भी ज्यादा पीड़ा से चीखने लगे। चमत्कार हो चुका था। मैंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। सामने वाली बूढ़ी डायन, जो शायद उनकी मुखिया थी, अभी भी पीड़ा में होने के बावजूद गुस्से से भरी हुई मेरे रास्ते में खड़ी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत थी। मैंने गाड़ी को पहले गियर में डाला और एक्सेलरेटर को जमीन से सटा दिया। गाड़ी किसी भूखे शेर की तरह गुर्राते हुए आगे बढ़ी। मैं सीधा उसी डायन की तरफ लपका। जैसे ही गाड़ी उसे टक्कर मारने वाली थी, उसने एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख मारी और किसी धुएं के बादल की तरह हवा में विलीन हो गई। जहां वो खड़ी थी वहां अब सिर्फ एक बदबूदार काली राख का ढेर था, लेकिन बाकी चारों अभी भी वहां थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, उनमें से दो ने अपनी पूरी ताकत से गाड़ी के पिछले बम्पर को पकड़ लिया। गाड़ी एक झटके से रुकी। उनकी अमानवीय ताकत अब भी बहुत ज्यादा थी। इंजन दहाड़ रहा था, टायर अपनी जगह पर घूमकर धुआं छोड़ रहे थे, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पा रही थी। मैं घबराया नहीं। मैंने एक्सेलरेटर से पैर नहीं हटाया। हनुमान चालीसा अब भी बज रही थी, मुझे हिम्मत दे रही थी। पवन तनाए संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। और फिर एक जोरदार खटाक की आवाज के साथ बम्पर का एक हिस्सा उनके हाथ में टूट कर रह गया और मेरी गाड़ी किसी आजाद पंछी की तरह आगे निकल गई। मैं पागलों की तरह गाड़ी भगा रहा था। मैं उस टूटी फूटी वीरान सड़क पर अंधाधुंध गाड़ी चला रहा था। मुझे कोई होश नहीं था। मैं एक ही साथ रो रहा था, हंस रहा था और भगवान का शुक्रिया अदा कर रहा था। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, वे मेरे पीछे दौड़ रहे थे। उनकी चाल अब भी किसी इंसान से कहीं ज्यादा तेज थी। वे चीख रहे थे, श्राप दे रहे थे, लेकिन हर एक पल वे मुझसे और दूर होते जा रहे थे। पवित्र धुनी की सीमा से बाहर होते ही उनकी शक्ति कम हो रही थी। जल्द ही उनके काले साए जंगल के अंधेरे में विलीन हो गए। कुछ देर बाद मैं उस भयानक सड़क के अंत पर पहुंचा और एक झटके से गाड़ी को मुख्य हाईवे पर मोड़ दिया। रोशनियां,
दूसरी गाड़ियां, सभ्यता के चिन्ह। ऐसा लगा जैसे मैं नरक से निकलकर वापस धरती पर आ गया हूं। लेकिन मैं अभी सुरक्षित नहीं था। मैं जानता था कि वे मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुझे किसी ऐसी जगह पहुंचना था जहां वे कभी नहीं आ सकते, एक परम सुरक्षित स्थान। और तब मुझे याद आया, सहारनपुर की तरफ जाने वाले हाईवे पर शहर में घुसने से कुछ किलोमीटर पहले एक बहुत बड़ा और प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर है। महाराष्ट्र में गणपति बप्पा से बड़ा कोई रक्षक नहीं। वही मेरी मंजिल थी, वही मेरा एकमात्र उद्धार था। मैंने अपनी गाड़ी का मुंह सहारनपुर की तरफ मोड़ा और एक्सीलरेटर पर अपना पूरा वजन डाल दिया। मेरे सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, बप्पा का दरबार। और मेरे पीछे थी एक ऐसी हकीकत जिसे मैं शायद अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगा। हाईवे पर मेरी गाड़ी किसी घायल जानवर की तरह दौड़ रही थी। अंदर हनुमान चालीसा का पाठ एक सुरक्षा कवच की तरह गूंज रहा था और बाहर रात का अंधेरा अब उतना डरावना नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं रोशनी की तरफ जा रहा था। मेरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर जमे हुए थे, आंखें सामने सड़क पर और दूर दिख रहे मंदिर के सुनहरे कलश पट्टी की थी। मेरे गालों पर आंसू सूख चुके थे, लेकिन मेरा पूरा शरीर अब भी उस भयानक अनुभव की याद से कांप रहा था। जैसे जैसे मैं मंदिर के करीब पहुंच रहा था, मेरे अंदर एक अजीब सी शांति आने लगी थी। मुझे यकीन था कि उस पवित्र चौखट के अंदर वे दरिंदे मेरा पीछा नहीं कर पाएंगे। मंदिर की भव्यता और उससे निकलती सकारात्मक ऊर्जा दूर से ही महसूस हो रही थी। मैं इतना घबराया हुआ और बदहवास था कि मैंने हाईवे से नीचे उतरकर पार्किंग में गाड़ी रोकने के बारे में सोचा भी नहीं। मैंने अपनी गाड़ी की रफ्तार कम नहीं की और उसे सीधे मंदिर परिसर की तरफ मोड़ दिया। वहां लगे लकड़ी के कमजोर बैरिकेड को तोड़ते हुए मेरी गाड़ी सीधे मंदिर के विशाल आंगन में जाकर एक जोरदार झटके से रुकी। इस अचानक हुए हंगामे से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। मंदिर के कुछ सुरक्षा गार्ड और पुजारी, जो शायद मंदिर के कपाट बंद करने की तैयारी कर रहे थे, गुस्से और हैरानी से मेरी गाड़ी की तरफ दौड़े। कुछ देर रात के दर्शन करने आए श्रद्धालु भी डरकर एक तरफ हो गए। गाड़ी के रुकते ही मैंने दरवाजा खोला और किसी शराबी की तरह लड़खड़ाता हुआ बाहर निकला। मैं जमीन पर गिर पड़ा। मेरे कपड़े फटे हुए थे, शरीर पर खरोंचों के निशान थे और चेहरे पर डर और थकान साफ दिख रही थी। मैंने उठने की कोशिश की और घिसटता हुआ मंदिर की सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। मेरे मुंह से सिर्फ टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे, बचा लो, वो मार डालेंगे, राक्षस, पिशाच। गार्ड्स मुझे पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन तभी मंदिर के मुख्य पुजारी, जो एक उम्र दराज और ज्ञानी व्यक्ति लग रहे थे, उन्होंने हाथ के इशारे से सबको रोक दिया। उन्होंने शायद मेरे चेहरे पर मौत का वो खौफ देख लिया था जिसे कोई नाटक नहीं कर सकता। वे मेरे पास आए, मुझे सहारा देकर उठाया और अपने साथ मंदिर के अंदर ले गए। उन्होंने मुझे पीने के लिए पानी दिया और बड़े ही शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ बेटा, शांत हो जाओ, तुम अब बप्पा की शरण में हो, यहां तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उस शांत और अभय देने वाली आवाज को सुनकर मेरे अंदर का सारा बांध टूट गया। मैं किसी बच्चे की तरह फपक फपक कर रो पड़ा और फिर मैंने रोते रोते और कांपती हुई आवाज में उन्हें सब कुछ बता दिया। वो अजीब बुकिंग, वो भंताहा हवेली, वो अविश्वसनीय रूप से भारी ट्रंक, उनका अजीब व्यवहार, दिन की रोशनी से उनका डर, हनुमान चालीसा पर उनकी भयानक प्रतिक्रिया, जंगल में गाड़ी का खराब होना, उनका वो राक्षसी रूप, इंसानी मांस का वो घिनौना भोजन, मेरा भागना और फिर हनुमान चालीसा की शक्ति से मेरा चमत्कारी बचाव। मैंने एक एक बात उन्हें बता दी। वहां मौजूद सभी लोग किसी कहानी की तरह मेरी बातें सुन रहे थे। कुछ को लग रहा था कि मैं पागल हो गया हूं, तो कुछ के चेहरों पर डर साफ दिख रहा था। जब मैंने अपनी बात खत्म की तो पुजारी जी कुछ देर तक चुपचाप मेरी आंखों में देखते रहे। फिर उन्होंने कहा, तुम्हारी बातें अविश्वसनीय हैं, लेकिन तुम्हारी आंखों का डर सच्चा है। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैंने कहा, हाँ, गाड़ी में उनके ट्रंक, उनमें लाशें हैं। ये कहकर मैं पुजारी जी और गार्ड्स को अपने साथ गाड़ी के पास ले गया। मैंने कांपते हाथों से गाड़ी की डिग्गी खोली, ये दिखाने के लिए कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। लेकिन डिग्गी खोलते ही मेरे होश उड़ गए। डिग्गी खाली थी। वो पांचों काले भारी ट्रंक गायब थे, वहां कुछ भी नहीं था। मैं सच कह रहा हूं, यही थे पांचों ट्रंक। मैं चीखने लगा। सबको लगा कि मैं पागल हूं और ये सब मेरी मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन तभी पुजारी जी की नजर डिग्गी के फर्श पर पड़ी। उन्होंने नीचे झुककर देखा। ट्रंक तो गायब थे, लेकिन उनकी जगह पर गहरे लाल भूरे रंग के धब्बे थे। वो चिपचिपा पदार्थ अब भी गीला था और उससे तांबे और सड़न की एक हल्की घिनौनी गंध आ रही थी। वो खून था। इसके अलावा गाड़ी की टूटी खिड़की, उसकी बॉडी पर पड़े गहरे खरोंचों के निशान और टूटा हुआ बम्पर भी मेरी कहानी की गवाही दे रहे थे। पुजारी जी समझ गए। उन्होंने मुझसे कहा, बेटा, तुम्हारा सामना किसी साधारण चोर उचक्के से नहीं, बल्कि किसी बहुत ही बुरी और शक्तिशाली चीज से हुआ है। तुम बहुत भाग्यशाली हो जो बप्पा की कृपा से बच गए। उस रात उन्होंने मुझे मंदिर में ही रुकवाया। मुझ पर गंगा जल छिड़का गया, एक पूजा की गई और पुजारी जी ने मेरे हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधते हुए कहा, इस गाड़ी को कल सुबह होते ही बेच देना।
ये अब अपवित्र हो चुकी है, इसे अपने पास एक पल भी मत रखना। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण ने दुनिया को रोशन किया तो मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आई। मैं अब भी डरा हुआ था लेकिन जिंदा था और मुझे जवाब चाहिए थे। मुझे उस आदमी से जवाब चाहिए था जिसने मुझे इस मौत के मुंह में धकेल दिया था। मैंने अपना फोन निकाला और शर्मा जी का नंबर मिलाया। 2 घंटे बजने के बाद उन्होंने फोन उठाया। फोन उठाते ही मैं उन पर बरस पड़ा। शर्मा जी, ये कैसी बुकिंग दिलवाई थी मुझे आपने? आप जानते भी हैं मेरे साथ क्या हुआ। वो लोग इंसान नहीं, शैतान थे, राक्षस थे। मैं आपकी वजह से मरते मरते बचा हूं। दूसरी तरफ से शर्मा जी की हैरान आवाज आई, अश्विन क्या हो गया तुम्हें? कौन सी बुकिंग? मैंने तो तुमसे पिछले हफ्ते से कोई बात नहीं की। क्या तुमने शराब पी है? मैं चिल्लाया, क्या मतलब बात नहीं की? आपने ही तो कल शाम को फोन किया था चित्रदुर्ग की बुकिंग के लिए। आपने ही तो मुझे कालीगंज का पता मैसेज किया था। मेरे फोन में सब रिकॉर्ड है। शर्मा जी ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो क्या? मैंने कोई फोन कोई मैसेज नहीं किया। मेरा फोन कल से मेरे पास ही है। मैंने गुस्से में कहा, मैं भी आपको सबूत भेजता हूं, और फोन काट दिया। मैंने तुरंत अपना कॉल लॉग खोला। मैं कल की तारीख में शर्मा जी का नंबर ढूंढने लगा लेकिन वहां कुछ नहीं था। कल शाम का कोई कॉल रिकॉर्ड नहीं था। मेरा दिल बैठने लगा। मैंने घबराहट में अपने मैसेज खोले। शर्मा जी का भेजा हुआ वो पता, वो मैसेज भी वहां नहीं था। जैसे किसी ने मेरे फोन से उस घटना से जुड़े हर डिजिटल सबूत को मिटा दिया हो। और उस पल मैं समझा वो आखिरी सबसे भयानक सच, वो बुकिंग, वो फोन कॉल, वो शर्मा जी की आवाज, वो मैसेज, सब कुछ एक धोखा था, एक माया जाल था। उन दरिंदों द्वारा रचा गया एक उत्तम जाल जिसमें उन्होंने मेरे एक परिचित की आवाज का इस्तेमाल किया ताकि मैं उन पर शक ना करूं। उनका मुझे फंसाने का तरीका इतना निखरा हुआ था कि मेरे पास बचने का रास्ता ही नहीं था। मेरा शिकार तो उसी पर शुरू हो गया था जब मेरे फोन की घंटी बजी थी। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। मैंने उस गाड़ी को कबाड़ी को बेच दिया। मैंने ड्राइविंग का काम छोड़ दिया। खासकर रात में गाड़ी चलाने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। कई महीनों तक मुझे भयानक सपने आते रहे। आज भी जब मैं उस रात के बारे में सोचता हूँ तो यकीन नहीं होता, लेकिन मेरे शरीर पर लगे खरोंचों के निशान और मेरे जहन में बसी वो भयानक यादें मुझे बताती हैं कि वो सब सच था। मैंने उस दुनिया को देखा है जो हमारी दुनिया के ठीक साथ साथ चलती है, बस हमें नजर नहीं आती। और मैं ये भी जान गया हूँ कि हम कितने भाग्यशाली हैं जो उस दुनिया से अनजान है, क्योंकि हमारी दुनिया और उनकी दुनिया के बीच की रेखा बहुत बहुत पतली है और अगर कोई गलती से भी उसे पार कर जाए तो उसका वापस लौटना लगभग नामुमकिन है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म हुई। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मंदिर में सुरक्षित होने के बावजूद अश्विन ने देखा कि उसकी बाह पर एक अजीब सा काला निशान उभर आया है, ठीक वैसा ही जैसा उन ट्रंकों पर बना था। पुजारी ने जब वो निशान देखा तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, यह निशान एक टैग है उनकी दुनिया का, ये सिर्फ शुरुआत है। अश्विन का बदन ठंडा पड़ गया। उसे एहसास हुआ कि वो बचा तो है पर पूरी